स्टेट गवर्नमेंट नेशनल पार्क बनाती है, सेंट्रल गवर्नमेंट उसके बाहर के एरिया को सिक्योर करती है इको सेंसिटिव जोन बना के। नेशनल पार्क बनाया स्टेट गवर्नमेंट ने WPA 1972 के अंडर, उसके बाहर का इको सेंसिटिव जोन बनाया सेंट्रल गवर्नमेंट ने अंडर EPA 1986। इको सेंसिटिव जोन बनाने का पर्पस क्या होता है कि बाहर की कोई पोल्यूटिंग इंडस्ट्री का अंदर तक ज़्यादा इम्पैक्ट ना आए, यानी कि इको सेंसिटिव जोन एक शॉक एब्जॉर्बर की तरह रिएक्ट करते हैं। जनरली इनको किसी नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के चारों तरफ 10 किलोमीटर तक बनाया जाता है, लेकिन ये कोई रूल नहीं है। कभी कभी कुछ कुछ जगहों पे ये 10 किलोमीटर से कम भी होता है, कभी उससे ज़्यादा भी। और कभी कभी तो कोई अगर नेशनल पार्क बहुत दूर दूर हैं तो उनको कनेक्ट करने वाले रास्ते को भी इको सेंसिटिव जोन डिक्लेयर कर दिया जाता है। तो इको सेंसिटिव जोन डिक्लेयर करने की सारी जिम्मेदारी सेंट्रल गवर्नमेंट की होती है, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट की। और सबसे मजे की बात ये कि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट इको सेंसिटिव जोन को EPA 1986 के अंडर तो नोटिफाई करती है, लेकिन खुद ये कानून EPA 1986 खुद ये कानून इको सेंसिटिव वर्ड का यूज नहीं करता है। इंडिया 2002 में जो वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन स्ट्रैटेजी लाया था, उस वाइल्ड लाइफ स्ट्रैटेजी में इको फ्रेजाइल जोन का जिक्र हुआ है, ना कि इको सेंसिटिव जोन का। लेकिन बात वही है, तो इको फ्रेजाइल जोन हो यूज या इको सेंसिटिव जोन, बात एक ही है, सिर्फ शब्दों में डिफरेंस है। इसमें होता क्या है कि कुछ एरियाज, कुछ एक्टिविटीज़ प्रोहिबिटेड होती हैं इको सेंसिटिव जोन में। जैसे कुछ पोल्यूटिंग फैक्ट्रीज़ हैं, तो पोल्यूटिंग फैक्ट्रीज़ हैं या कमर्शियल माइनिंग है, वो इस एरिया में अलाउड नहीं होंगी, क्योंकि अगर आपने इस एरिया में अलाउ कर दिया तो उसका सीधा इम्पैक्ट नेशनल पार्क पे जाएगा। कुछ एक्टिविटीज़ को रेगुलेट किया जाता है, जैसे कि होटल्स। ऐसे नहीं कि किसी होटल को आपने सीधा परमिशन दे दी कि जाओ होटल खोल लो वहाँ पे, नहीं, होटल खुलेगा लेकिन उसे प्रॉपर गवर्नमेंट रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ेंगे। जैसे पोल्यूशन नहीं होना चाहिए होटल से, कुछ सीवेज प्रॉपर ट्रीट होना चाहिए, एंड कुछ एक्टिविटीज़ प्रॉपर परमिटेड होती हैं। जैसे अगर कोई खेती बाड़ी हो रही है तो वो परमिटेड है। 2014 का क्वेश्चन देखो, इको सेंसिटिव जोन को WPA 1972 के अंडर बनाया जाता है, नहीं, इको सेंसिटिव जोन को EPA 1986 के अंडर बनाया जाता है। दूसरा स्टेटमेंट, इको सेंसिटिव जोन बनाने का पर्पस है हर तरह की ह्यूमन एक्टिविटी को बंद कर देना। गलत। होटल्स, रिजॉर्ट्स, ये सब तो खोले जा सकते हैं ना इको सेंसिटिव जोन में, तो दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हैं। 2016 का क्वेश्चन, गदगिल कमेटी रिपोर्ट और कस्तूरी रंगन रिपोर्ट किस बारे में है? वेस्टर्न घाट्स के बारे में। जैसा मैंने आपको बताया कि इको सेंसिटिव जोन सिर्फ नेशनल पार्क के चारों तरफ नहीं बनते हैं, बल्कि कोई दूर दूर के इलाकों को भी ज्वाइन करने के लिए वो बना दिए जाते हैं। वेस्टर्न घाट्स में कुछ नेशनल पार्क्स तो हैं, बट वो खुद भी वेस्टर्न घाट अपने आप में काफ़ी बड़ा और काफ़ी इम्पॉर्टेंट इकोलॉजिकल जोन है। तो फिर इसीलिए 2010 में बनाई गई गदगिल कमेटी ने कहा था कि वेस्टर्न घाट्स के मैक्सिमम एरिया को, यानी कि समझ लो 64% एरिया को इको सेंसिटिव जोन घोषित कर दिया जाए। 2 साल बाद बनी कस्तूरी रंगन कमेटी ने कहा कि यह सिर्फ 37% होना चाहिए। और एक ज़रूरी बात, नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को बनाया किसने? स्टेट गवर्नमेंट ने। लेकिन जब वो एक बार बन गया, उसके बाद अगर आपको उसकी बाउंड्री चेंज करनी है तो वो बाउंड्री चेंज करने के लिए आपको सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन चाहिए। सेंट्रल गवर्नमेंट में होता है नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ, विच इज़ हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। जब तक वो परमिशन नहीं देंगे तब तक स्टेट गवर्नमेंट उसकी बाउंड्री चेंज नहीं कर सकती है। नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में क्या डिफरेंस होता है? नेशनल पार्क का मेन पर्पस होता है पूरी इकोलॉजी को प्रोटेक्ट करना। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का मेन पर्पस वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करना होता है। नेशनल पार्क में काफ़ी स्ट्रिक्ट रूल्स होते हैं, वहाँ किसी भी तरह की एक्सटर्नल ह्यूमन एक्टिविटी अलाउड नहीं होती है, जैसे ग्रेजिंग ऑफ एनिमल्स। लेकिन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में कुछ ह्यूमन एक्टिविटीज़ भी अलाउड होती हैं, जैसे ग्रेजिंग ऑफ एनिमल्स। दोनों को ही स्टेट गवर्नमेंट नोटिफाई करती है अंडर WPA एक्ट 1972। बनाने के बाद अगर बाउंड्री चेंज करनी है तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन चाहिए,
नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ की परमिशन से ही बाउंड्री चेंज हो सकती है। इंडिया में सबसे पुराना नेशनल पार्क है 1936 में बनाया गया हीली नेशनल पार्क, जिसको आज हम बोलते हैं जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। इंडिया की सबसे पुरानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है 1936 में बनाई गई वेदनथंगई लेक बर्ड सेंचुरी तमिलनाडु में। यह सब बनाई तो बहुत पहले गई थी, बट इसको नोटिफाई एज अ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 1936 में किया गया था। मैक्सिमम नेशनल पार्क्स कहाँ पे हैं? मैक्सिमम नेशनल पार्क्स मध्य प्रदेश में हैं 11, और मैक्सिमम वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज अंडमान निकोबार आइलैंड्स में हैं 96। आपने एक नेशनल पार्क तो बना दिया, अब उसको प्रोटेक्ट करने के लिए उसके आसपास के एरिया को भी सिक्योर करना पड़ेगा। ऐसा ना हो कि कोई उसकी बाउंड्री पे ही कोई पोल्यूटिंग इंडस्ट्री लगा दे। तो उसके लिए हमने बताया था इको सेंसिटिव जोन। लेकिन इको सेंसिटिव जोन तो ईपीए 1986 के अंडर डिक्लेयर होता है। तो क्या डब्ल्यूपीए 1972 जिसके अंडर नेशनल पार्क स्टैब्लिश हुआ, उसके अंदर कोई प्रोविजन नहीं है नेशनल पार्क के बाहर के एरिया को बचाने का? है। ये प्रोविजन इसमें लाया गया था 2002 में। देखो, 2002 में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 को अमेंड किया गया था और कंजर्वेशन रिजर्व एंड कम्युनिटी रिजर्व बनाने का उसमें प्रावधान लाया गया था। इसका पर्पस यही है जो इको सेंसिटिव जोन का था, यानी कि किसी नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के चारों तरफ एक बफर जोन क्रिएट करना, या अगर वो दूर दूर हैं तो उनके बीच में कोई माइग्रेशन कॉरिडोर क्रिएट करना। तो कंजर्वेशन रिजर्व और कम्युनिटी रिजर्व बिल्कुल सेम चीज होती हैं, और ये बिल्कुल ही इको सेंसिटिव जोन जैसी ही होती हैं काफी हद तक। लेकिन इन दोनों में आपस में क्या डिफरेंस हुआ? भाई, एक डिफरेंस तो ये है कि ये दोनों डिक्लेयर होती हैं डब्ल्यूपीए 1972 के अंडर, है ना, और इको सेंसिटिव जोन 1986 वाला जो एक्ट था। एक तो ये डिफरेंस है। आपस में क्या डिफरेंस है? आपस में इनमें डिफरेंस है कि वो ज़मीन किसकी है। अगर आपने दो नेशनल पार्क्स के बीच में कंजर्वेशन रिजर्व या कम्युनिटी रिजर्व बनाया है, तो आप ये देखोगे कि बीच में वो ज़मीन किसकी आ रही है। अगर वो टोटल ज़मीन सारी की सारी सिर्फ सरकार की है, तो फिर हम उसको बोलेंगे कंजर्वेशन रिजर्व। लेकिन अगर उसमें कुछ प्राइवेट लोगों की भी ज़मीन आ रही है बीच में, तो उसको बोलते हैं कम्युनिटी रिजर्व। लेकिन उससे ह्यूमन एक्टिविटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर कुछ ह्यूमंस वहाँ पे ट्रेडिशनल तरीके से अपना को जाके माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस इकट्ठी करते हैं, ठीक है, उस जगह को थोड़ा बहुत यूज़ करते हैं, तो उसमें दोनों ही केस में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती है। वो आराम से जाके अपना यूज़ कर सकते हैं चीज़ों को। इन दोनों को ही स्टेट गवर्नमेंट नोटिफाई करती है। तो आपने देखा WPA 1972 के अंडर जो 4 प्रोटेक्टेड एरियाज हैं, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कंजर्वेशन रिजर्व, कम्युनिटी रिजर्व, चारों को ही स्टेट गवर्नमेंट नोटिफाई करती है। इंडिया में पहला कंजर्वेशन रिजर्व नोटिफाई हुआ था 2005 में, और पहला कम्युनिटी रिजर्व नोटिफाई हुआ था 2007 में। सबसे ज़्यादा कंजर्वेशन रिजर्व जम्मू कश्मीर में है 32, एंड सबसे ज़्यादा कम्युनिटी रिजर्व्स हैं नागालैंड में 114। याद कैसे रखोगे? कंजर्वेशन रिजर्व में सरकार की ज़मीन होती है सारी, तो जम्मू कश्मीर, और यहाँ कम्युनिटी रिजर्व में वहाँ के लोकल्स की ज़मीन होती है, ठीक है, उनका थोड़ा ज़्यादा हक रहता है उस ज़मीन पे, तो आप बोल दोगे नागालैंड, ठीक है। कम्युनिटी राइट्स वहाँ पे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। मेरीन प्रोटेक्टेड एरियाज। अब मेरीन प्रोटेक्टेड एरियाज कहाँ से आ गए? हमने तो ऊपर पढ़ा था, यहाँ पे हमने देखा कि इंडिया में 982 प्रोटेक्टेड एरियाज हैं, जिनमें ये इतने इतने नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज वगैरह हैं। तो ये तो 4 हुए ना। अब इसमें मरीन प्रोटेक्टेड एरियाज कहाँ से आ गए? तो एक्चुअली WPA 1972 अलग से मेरीन प्रोटेक्टेड एरियाज को मेंशन नहीं करता है। लेकिन जब कोई एरिया मेरीन में है, मतलब यानी समुद्र में है, और वो इम्पॉर्टेंट है इकोलॉजिकली, तो सरकार उसको नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या कंजर्वेशन रिजर्व घोषित कर देगी। और क्योंकि उस समुद्र में है, तो हम उसको बोल देंगे मेरीन प्रोटेक्टेड एरिया। बात समझ गए आप? ये इंडिया का लैंड है, अगर लैंड के ऊपर सरकार ने कहा भी ये एरिया नेशनल पार्क है, तो नेशनल पार्क है। लेकिन अगर वो समुद्र में सरकार ने डिक्लेयर कर दिया, तो नेशनल पार्क तो कहलाएगा ही कहलाएगा, प्लस वो मेरीन एरिया भी, मेरीन प्रोटेक्टेड एरिया भी कहलाएगा। अब अगर आप ये सारा कंसेप्ट समझ गए, तो आप एक बात समझ रहे होंगे कि यहाँ पे हमने लिखा है मेरीन प्रोटेक्टेड एरियाज आर स्टैब्लिश्ड एज नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और कंजर्वेशन रिजर्व। यानी कि मैंने 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115,
और तीन तीन चीज़ों को मेंशन किया है। मैंने कम्युनिटी रिजर्व को मेंशन क्यों नहीं किया यहाँ पे? क्योंकि समुद्र में क्या किसी प्राइवेट आदमी की लैंड हो सकती है? नहीं हो सकती ना, वहाँ पे सिर्फ सरकार की ज़मीन है। इसलिए मेरीन प्रोटेक्टेड एरियाज में कभी कम्युनिटी रिजर्व नहीं हो सकता। इंडिया में फ़िलहाल 129 मेरीन प्रोटेक्टेड एरियाज़ हैं, यानी कि जो हमने ये बोले ना 106 नेशनल पार्क, 566 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और 97 कंजर्वेशन रिजर्व, इनको ऐड करोगे तो इनमें से 129 ऐसे होंगे जो समुद्र में आते हैं। ठीक है, 129 में से 25 हैं जो पेनिनसुलर इंडिया के कोस्ट लाइन के आसपास हैं, 100 अंडमान निकोबार आइलैंड्स में हैं एंड 4 लक्षद्वीप में हैं। इंडिया में पहले नेशनल पार्क 104 थे, अब 106 हो गए हैं, क्योंकि असम में असम गवर्नमेंट ने देहिंग पटकाई और रायमोना को भी नेशनल पार्क घोषित कर दिया है। अब ये क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ हैबिटेट क्या होते हैं? ये नेशनल पार्क है या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, इसके अंदर भी कुछ ऐसे कोर एरिया होता है जिसमें सरकार कहती है कि यहाँ पे ये मतलब ये एरिया वाइल्ड लाइफ के लिए बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसमें हम किसी भी तरह की ढिलाई नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, यहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशन और ज़्यादा स्ट्रिक्ट होंगे। यहाँ पे किसी ह्यूमंस को सेटल होने नहीं दिया जाएगा, चाहे वो आदिवासी ही क्यों ना हो। ये कई बार न्यूज़पेपर में आता है कि सरकार कहती है कि क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ हैबिटेट से भी इनको हटाओ। ये बात कई बार ऐसे आती रहती हैं चीज़ें। ठीक है, तो आपको एग्जाम के लिए, प्रीलिम्स के लिए बस इतना ध्यान रखना है कि किसी नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर क्रिटिकल एरिया, क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ हैबिटेट कौन डिक्लेयर करता है? वो करता है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट। तो नेशनल पार्क को बनाया किसने? स्टेट गवर्नमेंट ने। उसके बाहर इको सेंसिटिव जोन, सेंट्रल गवर्नमेंट। उसके अंदर क्रिटिकल जोन, सेंट्रल गवर्नमेंट। लेकिन यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट जो अंदर वाला जोन बना रही है, क्रिटिकल वाला, वो बना रही है अंडर फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006। तीसरा कानून आ गया। इको सेंसिटिव जोन आया था 1986 वाले कानून के अंदर, ईपीए 1986। नेशनल पार्क्स आए थे डब्ल्यूपीए 1972। अब नेशनल पार्क के अंदर का क्रिटिकल एरिया आ गया अंडर फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006। कोई नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाने का ये मतलब नहीं है कि सारे अधिकार वाइल्ड लाइफ को ही मिल गए, वहाँ पे रहने वाले आदिवासी को कुछ नहीं मिला, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो आदिवासियों के भी अधिकार होते हैं। इसीलिए सरकार 2006 में लाई थी फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006। ये एक्ट लीगल फ्रेमवर्क बनाता है अबाउट द राइट्स ऑफ द पीपल, अबाउट द राइट्स ऑफ द फॉरेस्ट ड्वेलर्स। जो लोग जंगल में रहते हैं उनके अधिकारों को ये एक कानून की बैकिंग देता है। ठीक है, तो कानून बन गया। अब गाइडलाइंस कौन इशू करेगा? मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। ठीक है, उसके बाद जब एक्चुअली में किसी जगह पे कुछ ट्राइबल्स को कुछ राइट्स चाहिए होंगे तो वो प्रोसेस कौन इनिशिएट करेगा? वहाँ की ग्राम सभा। ठीक है, तो कुछ इंडिविजुअल राइट्स होते हैं फॉरेस्ट ड्वेलर्स के, कुछ इंडिविजुअल राइट्स होते हैं, कुछ कम्युनिटी राइट्स होते हैं। इंडिविजुअल राइट जैसे सेल्फ कल्टीवेशन, ये नहीं कि आपने बाहर से लोगों को बुला के कल्टीवेशन करवा रहे हो कमर्शियल स्केल पे, वैसे नहीं। आप खुद कल्टीवेट करना चाहते हो, आप खुद लैंड को कल्टीवेट करो, पूरा अधिकार है, वहाँ पे रहने का अधिकार है, हैबिटेशन राइट्स हैं। कम्युनिटी राइट्स होते हैं जैसे ग्रेजिंग, फिशिंग, हैबिटेट राइट्स। ठीक है, तो ये बहुत लंबी लिस्ट है, अब सारी लिस्ट याद करने की जरूरत नहीं है आपको। एक बात ध्यान रखो बस कि हंटिंग या एनिमल्स की बलि चढ़ा देना, एनिमल सेक्रीफाइस, वो सब चीज़ अलाउड नहीं है, वो कोई राइट्स नहीं है। ठीक है, बाकी बाकी बहुत सारे राइट्स की लिस्ट है, वो सारी कोई यूपीएससी अगर ऑप्शन दे कि इनमें से क्या क्या राइट्स अलाउड है तो आप सारे यस मार्क कर देना, सिवाय ऐसी कोई चीज़ जिससे एनिमल्स को हानि पहुंच रही हो। तो 2013 का यही क्वेश्चन था कि ये राइट्स का प्रोसेस कौन इनिशिएट करता है? ये ग्राम सभा इनिशिएट करती है। 2018 का क्वेश्चन, क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ हैबिटेट, जो बताया था ना अभी नेशनल पार्क के अंदर कोई एक छोटी सी जगह होती है उसको बोलते हैं क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ हैबिटेट। तो क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ हैबिटेट कहाँ पे, कौन से लॉ में बताया गया है? FRA 2006। ठीक है, तो पहला सेंटेंस बिल्कुल ठीक है, फर्स्ट सेंटेंस इज करेक्ट। सेकंड ये कहता है इंडिया में पहली बार बैगास को हैबिटेट राइट्स दिए गए हैं। सही है, ये 2016 या 2015 में उनको दिए गए थे, ये मध्य प्रदेश के होते हैं बैगास। ठीक है, तीसरा है कि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट डिक्लेयर करती है हैबिटेट राइट्स, नहीं। हैबिटेट राइट्स का सारा काम जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स देखती है। कानून बन गया, अब उसके बारे में जो भी गाइडलाइंस इशू करनी है, जो भी काम है, वो सारा मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स देखेगी, एनवायरनमेंट नहीं देखेगी।
देखो अभी तक स्टोरी थी एक तरह से देखा जाए तो लड़ाई की, एनवायरनमेंट और लोगों के बीच में लड़ाई, कि एनवायरनमेंट के लिए हमने बनाया नेशनल पार्क, ठीक है ना, WPA 1972, EPA 1986, और लोगों की भलाई के लिए हमने बनाया फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006, है ना। तो किसके हक ज़्यादा ज़रूरी हैं, किसको ज़्यादा हक मिलना चाहिए, वो एक लड़ाई है एनवायरनमेंट और लोगों के बीच में, ऐसा आप सोच सकते हो, ठीक है। दूसरा तरीका इस चीज़ को देखने का ये है कि आप इनके बीच में सुलह करवा दो। एनवायरनमेंट और ह्यूमंस को आपस में मिलजुल के रहना चाहिए। इस कंसेप्ट को ध्यान में रखते हुए बनाए जाते हैं बायोस्फीयर रिजर्व्स, ठीक है। बायोस्फीयर रिजर्व्स में क्या होता है कि आपने एक कोर एरिया बना दिया, वो होगा कोई नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है, जैसे कोर एरिया है। इसके बाद आपने कुछ बफर जोन बनाया जहाँ पे काफ़ी सारी ह्यूमन एक्टिविटीज़ परमिटेड होती हैं, और फिर एक ट्रांजिशन जोन होता है जिसमें आप धीरे धीरे ट्रांजिट करते हो फ्रॉम अवर यूजुअल लाइफ जैसे इंसान रहते हैं टूवर्ड्स फ्रॉम दिस एनवायरनमेंट फ्रेंडली एरिया, ठीक है। तो ये ट्रांजिशन जोन रहता है। जनरली ट्रांजिशन जोन की कोई प्रॉपर बाउंड्री नहीं होती है, ठीक है, यहाँ पे कॉपरेशन ज़्यादा चलता है। तो आपको क्या ध्यान रखना एग्जाम के लिए, आप एग्जाम के लिए फिलहाल ज़्यादा मतलब मेंस का एग्जाम तो है नहीं है कि ज़्यादा कुछ पूछा जाएगा। आप ये देखो कि पहले क्वेश्चंस क्या पूछ चुका है यूपीएससी के बारे में, बायोस्फीयर रिजर्व्स के बारे में। 2004 में यूपीएससी ने ये पूछे थे, कुछ बायोस्फीयर के नाम दे दिए थे, रिजर्व्स के नाम दे दिए, एंड पूछो कौन से स्टेट के अंदर है। तो मैंने आपको मैप दे दिया है, याद कर लो, ज़्यादा कुछ नहीं है, 18 हैं, 18 आसानी से याद हो जाएंगे, ठीक है। 2005 में यूपीएससी ने पूछा कि इनमें से कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व नहीं है, तो बात वही है, सबके नाम ध्यान होने चाहिए आपको, राइट। 2008 में यूपीएससी ने पूछा कि इंडिया में 18 हैं, जैसे मतलब आज की डेट में 18 हैं बायोस्फीयर रिजर्व्स, ठीक है। तो उस टाइम जैसे यूपीएससी ने पूछा था कि इनमें से कौन से यूनेस्को ने रिकॉग्नाइज किए हैं या नहीं किए हैं। भाई इंडिया में तो हमने कह दिया कि हमारे इंडिया में 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं, लेकिन यूनेस्को का अपना एक अलग प्रोग्राम चलता है, मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम, जो कि 1971 में बना था, और फिलहाल ये प्रोग्राम दुनिया के 129 कंट्रीज में 714 बायोस्फीयर रिजर्व्स को रिकॉग्नाइज करता है। तो इंडिया में 13, इंडिया के 13 सॉरी ये 13 नहीं है, ये 12 है, ठीक है। इंडिया के जो 18 हैं, 18 में से 12, इंडिया के 18 बायोस्फीयर रिजर्व में से 12 बायोस्फीयर रिजर्व यूनेस्को रिकॉग्नाइज करता है। तो प्रीलिम्स में यूपीएससी यही चीज़ें पूछ चुका है, आप इन चीज़ों को एक बार पढ़ लो। इनमें से जो देखो जो रेड में लिखे हैं वो तो हैं ही, ठीक है ना, वो तो हैं बायोस्फीयर रिजर्व हैं। इनमें से जो ग्रीन में लिखे हैं ना, ऐसे बॉक्स में करके ग्रीन में जो लिखे हुए हैं, वो वाले बायोस्फीयर रिजर्व हैं जिनको यूनेस्को मानता है, रिकॉग्नाइज कर चुका है, ठीक। अच्छा, सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व इंडिया में कौन सा है? ग्रेट रन ऑफ कच्छ। सबसे छोटा है दिब्रू सैखोवा। सबसे नया बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है? पन्ना। पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व 2011 में जो बना था, मध्य प्रदेश में है। पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व से केन नदी निकलती है, गुजरती है। सबसे पुराना बायोस्फीयर रिजर्व इंडिया का है नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, 1986 में नोटिफाई किया गया था। और कुछ क्वेश्चन देख लो एक बार और अच्छे से क्लैरिटी आ जाएगी। 2010 का क्वेश्चन यूपीएससी का, नेशनल पार्क की बाउंड्रीज आर डिफाइंड बाय लेजिस्लेशन। हाँ बिल्कुल, कानून के तहत क्या कहते हैं, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंडर उनको डिफाइन किया जाता है। कौन डिफाइन करता है? स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। दूसरा है बायोस्फीयर रिजर्व इज टू कंजर्व ओनली फ्यू स्पेसिफिक फ्लोरा एंड फौना। नहीं, देखो बायोस्फीयर में सब होते हैं, हर तरह के प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमंस, हर कोई होता है बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर, सब कुछ होता है इंक्लूड, ठीक है। तो सिर्फ कुछ ही स्पेसिफिक फ्लोरा फौना के लिए है, ऐसा कहना टोटली गलत है। तो सेकंड स्टेटमेंट गलत हो गई। थर्ड है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में लिमिटेड इंटरफेरेंस अलाउड होती है। हाँ, जैसे ग्रेजिंग ऑफ एनिमल्स वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में अलाउड होता है, नेशनल पार्क में नहीं होता, ठीक है ना। तो 1 और 3 आर करेक्ट। 2011 का क्वेश्चन, इनमें से कौन सा इन सीटू कंजर्वेशन मेथड नहीं है? भाई ये एक जंगल था, जंगल में पहले से हजारों सालों से पेड़ हैं, वाइल्ड लाइफ रह रही है, आप चाहे तो वहीं पे आप उसको कंजर्व कर रहे हो। शेर था, शेर कम हो गया है यहाँ पे, शेर हजारों सालों से रह रहा है यहाँ पे, लेकिन इस एरिया में कम हो रहा है। तो आपने यहीं पे कुछ ऐसे इंतजाम किए कि वो यहीं पे सुरक्षित रहे, उनकी आबादी बढ़ जाए, दैट इज इन सीटू।
लेकिन अगर आपने शेर को, आपको लगे शेर को यहाँ पे बहुत ज़्यादा खतरा है, यहाँ पे सर्वाइव नहीं कर पाएगा, तो आपने उसको कहीं और छोटे चिड़ियाघर में कहीं और आपने उसको सेफ रख दिया, डेट इज XC2। ठीक है, तो यहाँ पे बात हो रही है आपको फ्लोरा, पेड़ पौधों को बचाना है। पेड़ पौधों को बचाने के लिए क्या करोगे, इन सिटू नहीं होना चाहिए। ठीक है, बायोस्फीयर रिजर्व, एक एरिया को बायोस्फीयर रिजर्व डिक्लेयर कर दिया, दैट इज इन सिटू। नेशनल पार्क डिक्लेयर कर दिया, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिक्लेयर कर दिया, दीज आर इन सिटू, जहां पे वो पेड़ पौधे थे वहीं पे उनको प्रोटेक्ट कर दिया। बोटानिकल गार्डन के केस में आपने अलग से एक गार्डन बनाया एंड वहां पे उस पेड़ पौधे को जाके लगाया एंड कहा भी यहाँ पे हम इसको प्रोटेक्ट करेंगे। जैसे चिड़ियाघर होता है ना, चिड़ियाघर में मेन पर्पस क्या है कि बहुत सारे जानवरों को लाओ, उनको वहाँ पे सुरक्षित रखो। तो सेम चीज़ पेड़ पौधों की होती है कि आपने पेड़ पौधों को लाकर रख लिया तो वो बन गया बोटानिकल गार्डन। जानवरों के लिए जू होता है और पेड़ पौधों के लिए बोटानिकल गार्डन होता है। 2012 का क्वेश्चन, यहाँ पे ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पे लोकल लोगों को बायोमास इकट्ठा करने नहीं दिया जाता है। ठीक है, लोकल लोग वहाँ के रिसोर्सेज, जंगल के रिसोर्सेज को यूज़ नहीं कर पाएंगे, नहीं करने दिया जाता है। तो बायोस्फीयर रिजर्व में, सॉरी नेशनल पार्क में, ठीक है, बायोस्फीयर रिजर्व में तो नेचर और ह्यूमंस के बीच में कोऑर्डिनेशन बनाया जाता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को देखा जाता है। ठीक है ना, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में परमिटेड होते हैं। और वेटलैंड में क्या होता है, वेटलैंड्स अंडर रामसर कन्वेंशन में वाइज यूज का शब्द यूज किया गया है। वाइज यूज यानी समझदारी से इस्तेमाल करो वेटलैंड्स का। तो आपसे इंटरव्यू में पूछा जा सकता है, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है कि ये वाइज यूज का मतलब क्या होता है। वाइज यूज का मतलब होता है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट, बैलेंस बना के रखो ह्यूमन नीड्स और एनवायरनमेंट के बीच में। तो आंसर हो गया यहाँ पे नेशनल पार्क। 2014 का क्वेश्चन, बायोडाइवर्सिटी और ह्यूमन लाइफ को साथ में लेके चलना है, तो क्या बनाओगे, बायोस्फीयर रिजर्व। एक स्टेटमेंट आ जाए, जैसे आपने न्यूज़ में पढ़ा होगा भी कि इंडिया में 42 रामसर साइट्स हैं, तो यूपीएससी कैसे ट्रिक कर सकता है, वो बोल देगा कि इंडिया में 42 वेटलैंड्स हैं। आप पढ़ोगे इंडिया में 42 वेटलैंड्स हैं, बिल्कुल यस, गलत। वेटलैंड्स तो बहुत सारे हैं। वेटलैंड की कोई एकदम स्ट्रिक्ट डेफिनेशन नहीं होती है। आपकी जो छोटी मोटी नदी है, तालाब वगैरह हैं, ठीक है ना, या जहाँ पे चावल उगाया जाता है, जो पैडी होते हैं, पैडी फील्ड्स, वो भी वेटलैंड्स हैं एक तरह से। तो वेटलैंड्स तो बहुत सारे हैं। सवाल ये उठता है कि उनमें से कितने रामसर कन्वेंशन के अंदर हैं, कितनों को गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया है, या उनमें से भी कितने रामसर कन्वेंशन के अंदर हैं। तो रामसर कन्वेंशन के अंडर इंडिया के 42 वेटलैंड्स हैं। ठीक, तो आपको प्रीलिम्स के लिए क्या ध्यान रखना है कि रामसर कन्वेंशन कब साइन हुआ था, 1971 में, ईरान की रामसर सिटी में। इंडिया की सबसे पुरानी रामसर साइट कौन सी है, तो वो है लेक चिलिका एंड क्योलादियो नेशनल पार्क। ठीक, सबसे छोटी रेणुका हिमाचल प्रदेश एंड सबसे बड़ी सुंदरबन वेस्ट बंगाल। ठीक है, इन रामसर साइट्स में से कुछ साइट्स ऐसी होती हैं विच आर अंडर सीरियस थ्रेट, उनको हम बोलते हैं मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड के अंदर हैं वो। तो इंडिया में वो दो हैं। कौन सी दो हैं, 1990 में क्योलादियो नेशनल पार्क इंक्लूड हुआ था, ठीक है, और 1993 में लोकटक लेक, ये अभी भी हैं इस रिकॉर्ड में, मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में। लेक चिलिका को 1993 में इंक्लूड तो किया गया था, जहाँ पे उड़ीसा में है लेक चिलिका, लेकिन उसको फिर बाद में हटा दिया गया 2002 में। तो फिलहाल मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में दो साइट्स हैं। अब आपको क्या इन सब के स्टेट्स के ध्यान रखने हैं, मेरे हिसाब से इतनी कुछ जरूरत नहीं है, 2-3 बार पढ़ लो। ठीक है, और एक बात आप ध्यान रख सकते हो, इनमें से जो जैसे भी 5 रिसेंटली ऐड हुए हैं, तो एटलीस्ट उन 5 के नाम ध्यान कर लो। ठीक है, वो मैंने यहाँ पे हाईलाइट किए, जो रामसर साइट की हेडिंग दिख रही है, इसमें जो येलो वाले हैं ना, 1 2 3 4 5, ये 5 नाम ध्यान कर लो। असन उत्तराखंड में, सुर सरोवर यूपी में, लोनर लेक महाराष्ट्र, सो कर वेटलैंड लद्दाख, कबरतल बिहार, ये 5 रिसेंटली अनाउंस हुए, इनको याद कर लो आप। दूसरी चीज़ आप क्या ध्यान रख सकते हो कि कौन से स्टेट्स ऐसे इंडिया में जिनमें वेटलैंड्स नहीं है, सॉरी जिनमें रामसर साइट्स नहीं हैं, तो उसको याद करने का भी आसान तरीका है। जैसे टाइगर रिजर्व से कहते हैं ना हमने, उसका इसमें बड़ा आसान तरीका है। आपको 3 चीज़ें ध्यान रखनी है। रामसर साइट्स एक तो हरियाणा में नहीं है, हरियाणा में खेतीबाड़ी बहुत ज़्यादा होती है, तो यहाँ पे नहीं है। दूसरा, आप यहाँ झारखंड से गोवा की तरफ जाओ सड़क के द्वारा, ऐसे, ठीक है, तो आपको जो जो स्टेट्स मिलेंगे उन स्टेट्स में रामसर साइट्स नहीं है।
महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र में तो लोनार लेक हमने याद किया ना, अभी लोनार लेक अनाउंस हो गया है, तो महाराष्ट्र में तो है। लेकिन जो बाकी है ना, जैसे झारखंड, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटका और गोवा, इन जगहों में नहीं है। तो ये होगा हमारे ये वाले, झारखंड, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटका, गोवा। एक ऊपर हरियाणा हो गया, एक ही हो गए। अब आगे नॉर्थ ईस्ट की बारी। तो नॉर्थ ईस्ट के भी तीन है, तीनों फेमस हैं, तीनों को नाम ध्यान कर लो। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट में तीन ही स्टेट्स में एक एक रामसर साइट है। असम में, यहाँ पे देखो, असम में दीपोर बील, मणिपुर में लोकटक लेक, और त्रिपुरा में रुद्र सागर, त्रिपुरा रा रुद्र सागर। ठीक है, और लोकटक लेक तो है वैसे फेमस। तो नॉर्थ ईस्ट के 8 स्टेट्स में से बस ये 3 जगहों में है, बाकी किसी में रामसर साइट्स नहीं है। याद हो गया सब कुछ। चिलिका लेक जो है वो एशिया का सबसे बड़ा ब्रैकिश वाटर लगून है। ब्रैकिश वाटर मतलब जैसे रिवर के अंदर फ्रेश वाटर होता है और समुद्र के अंदर सेलिन वाटर होता है, तो ब्रैकिश मतलब दोनों का मिक्सचर। वो सॉल्टी तो होता है बट इतना नहीं जितना समुद्र का पानी हो, उससे थोड़ा कम सॉल्टी होता है। 2018 का क्वेश्चन था एक, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आर्टिफिशियल लेक। कोडाईकनाल तमिलनाडु का आर्टिफिशियल लेक है। अब मान लो आपको नहीं पता, 4 ऑप्शन आपके सामने, कैसे कैसे गेस कैसे करोगे? तो गेस एक नॉर्मली बंदा ऐसे गेस कर सकता है, ठीक है, कि आप सोचोगे यहाँ पे ना देखो, ब्रैकेट में यूपीएससी ने दिया था स्टेट का नाम, ठीक है, तो आप पढ़ोगे रेणुका हिमाचल प्रदेश में, नैनीताल उत्तराखंड में। अब हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड तो प्रॉपर हिल स्टेट्स हैं, वहाँ पे प्रॉपर मतलब माउंटेन से बड़े बड़े से, तो वहाँ पे तो ऑब्वियसली जब बहुत ज़्यादा, देखो आपको लेक, आर्टिफिशियल लेक कहाँ पे बनाना पड़ेगा? वहाँ पे ना जहाँ पे प्रॉपर एकदम ज़मीन सतह पे है, मतलब एकदम प्लेन ज़मीन है, पानी इकट्ठा नहीं हो पाता, तो आप कोई खुदाई करके आर्टिफिशियल लेक बनाओगे। अब यहाँ पे पहाड़ इतने हैं कि आपको आर्टिफिशियल लेक बनाने की जरूरत क्या है? वैसे ही कहीं पे भी लेक बने हुए होंगे हर थोड़ी थोड़ी जगह पे। तो सी एंड डी तो नहीं होना चाहिए। फिर आप गेस करोगे ए एंड बी में से कौन सा है। वो आप चांस है, चांस लेना चाहते हो तो ले सकते हो, ठीक है ना, दैट इज योर विश। हालांकि दिस स्ट्रैटेजी इज नॉट प्रॉपर, क्योंकि कोडाईकनाल इज ऑल्सो हिल स्टेशन। ठीक है ना, तो वहां पे भी आर्टिफिशियल लेक बनाने की जरूरत नहीं है, बट स्टिल आई एम जस्ट टेलिंग यू कि आप अलग अलग तरीके हैं सोचने के, गेस करने के, तो गेस कर सकते हो। सुखना लेक, तो सुखना लेक काफी न्यूज में था। सुखना लेक वेटलैंड है, गवर्नमेंट ने इसको नोटिफाई किया है एज ए वेटलैंड, लेकिन ये रामसर साइट नहीं है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन वगैरह हो रही थी, तो हाई कोर्ट ने, हरियाणा हाई कोर्ट ने, चंडीगढ़ हाई कोर्ट ने ज़बरदस्ती कह के, सरकार को कह के इसको वेटलैंड डिक्लेयर करवाया है। तो सुखना लेक चंडीगढ़ में है। इट इज़ ऑल्सो अ मैन मेड लेक 1958 में बना था। 2010 का क्वेश्चन देखो, इंडिया रामसर कन्वेंशन का पार्ट है, तो उसका मतलब क्या हुआ? पहला मतलब ये है कि इन सभी रामसर साइट्स को कंप्लीटली इनएक्सेसिबल बना दो, कि कोई इंसान वहां पे ना जा पाए। ये तो क्या बेकार सी चीज़ लग रही है, ठीक है, तो क्रॉस करो इसको। दूसरा है कि इन साइट्स पे सिर्फ टूरिज्म अलाउड होगा। नहीं, गलत। हमने क्या पढ़ा था अभी? रामसर साइट्स कहता है वाइज यूज के बारे में। वाइज यूज का मतलब सस्टेनेबल यूज, कि लोग भी उसको यूज करते रहें एंड वो एनवायरनमेंट डिग्रेड भी ना हो, वैसा ही मेंटेन रहे, है ना। तो पहले दूसरे गलत हो गए। तीसरा है कि यूज बाय फ्यूचर जनरेशन, कि आज उनको संगवा के रख दो एंड फ्यूचर में यूज करेंगे। फ्यूचर की यूज की बात नहीं है, हमें आज भी यूज करना है, फ्यूचर में भी यूज करना है, यानी कि हमें सस्टेनेबल यूज करना है। तो ऑप्शन 4 इज करेक्ट। 2019 का देखो, 2019 में पहला है, अंडर रामसर कन्वेंशन सरकार, इट इज मैंडेटरी ऑन द गवर्नमेंट टू कंजर्व ऑल वेटलैंड्स इन टेरिटरी ऑफ इंडिया। नहीं, रामसर कन्वेंशन तो एक लिस्ट देता है कि भी ये इंडिया में 42 रामसर साइट्स हैं। अब सरकार इनको कंजर्व करेगी ना। ऑल वेटलैंड का मतलब तो हो गया सारी नदी, सारे लेक्स, सारे पैडी फील्ड्स, जहाँ पे खेती बाड़ी होती है वहाँ पे पानी पानी तो रहता ही है हमेशा, लगभग हमेशा, है ना। तो ये नहीं, ये तो बेकार चीज़ हो गई। सारे वेटलैंड्स को सरकार प्रिजर्व करेगी, तो पहला ऑप्शन तो गलत हो गया, ठीक है। अब बच्चे, पहला ऑप्शन गलत हो गया तो 2 एंड 3 या फिर ओनली 3? तो 3 तो पक्का सही है, बाकी 2 पढ़ लो एक बार। 2 में क्या लिखा है? सरकार ने 2010 में कुछ रूल्स बनाए बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ रामसर कन्वेंशन। अब सपोज आपने इनका में नहीं पढ़ा, तो दिमाग, आप 2019 में एग्जाम दे रहे हो और इस ऑप्शन को पढ़ो, आपको कोई आइडिया नहीं है, बट गेस करो
आपने पढ़ा कि अभी 2019 चल रहा है, 2010 में सरकार ने कुछ रूल्स बनाए थे बेस्ड ऑन 1972 की रिकमेंडेशन। यार ये तो कुछ मतलब अजीब सी बात बैठ रही है कि 1972 के बाद सरकार अब जागी है, तो ये ऑप्शन गलत होगा फिर। ठीक है। एंड थर्ड ऑप्शन एक बार पढ़ लेते हैं, वैसे तो सही है ये बट पढ़ लेते हैं कि ये जो रूल्स हैं दे ऑल्सो एनकम्पास द ड्रेनेज एरिया और कैचमेंट रीजन ऑफ द वेटलैंड। हाँ ये सही होगा। देखो ये वेटलैंड है मान लो, ठीक है, दिस इज अ वेटलैंड। वेटलैंड में पानी कहाँ से आता है भाई? जो पानी आएगा ना आसपास के कैचमेंट एरिया से तो आएगा। अगर आपने इस वेटलैंड के बिल्कुल चारों तरफ कंक्रीट बिछा दिया और बिल्डिंग्स खड़ी कर दी तो इसमें पानी आएगा ही कहाँ से? ये रिचार्ज कहाँ से होगा? तो अगर वेटलैंड को बचाना है तो कैचमेंट एरिया, ड्रेनेज एरिया को तो बचाना पड़ेगा ही पड़ेगा, है कि नहीं? ये तो बेसिक नॉलेज है। तो यस, ये वैसे भी थर्ड ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। अब वेटलैंड में अलग अलग वैरायटी होती है। जैसे मान लो एक वेटलैंड है, वहाँ पे हमेशा पानी वानी रहता है एंड वहाँ पे सिर्फ हर्बेशियस वेजिटेशन है। हर्बेशियस मतलब कोई वुड नहीं है, छोटी छोटी ग्रासेस वगैरह हैं। इसको बोलते हैं मार्श लैंड। अगर वहाँ पे बहुत सारे पेड़ हैं और पेड़ों के नीचे हमेशा पानी इकट्ठा रहता है ऑलमोस्ट, उसको बोलेंगे स्वैम्प। ठीक है, ये अलग तरीके का वेटलैंड है। एक होता है पीट लैंड। पीट लैंड में क्या होता है? पीट होता है, आपने कोल के बारे में पढ़ा होगा, कोल की एक वैरायटी होती है पीट। पीट में क्या होता है? जो कोल होता है वो जो वुड होती है, वुड प्रॉपर कन्वर्ट नहीं हुई है, वुड इज पार्शियली डिकम्पोज्ड। तो पीटलैंड में बहुत सारी लकड़ी होगी, जैसे मान लो पेड़ थे, वो पेड़ टूट के गिर गए। अब वो गिर गए तो पानी में वो आधे डिकम्पोज हुए हैं, आधे डिकम्पोज नहीं हुए। तो यानी कि इनके अंदर बहुत सारा कार्बन स्टोर्ड है, बहुत सारा कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन के अलग अलग मटेरियल्स इसमें जमा है पीटलैंड के अंदर। ठीक है। तो पीटलैंड्स दुनिया का सिर्फ 3% हिस्सा कवर करते हैं। कहाँ पे होते हैं पीटलैंड्स? यहाँ पे इस फिगर में ग्रीन ग्रीन दिख रहा है आपको, जैसे ऊपर जो है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या ठंड बहुत होती है तो दे आर पार्शियली डिकम्पोज्ड। बाकी यहाँ पे कॉन्गो में भी है, कॉन्गो में भी काफ़ी ज़्यादा पीटलैंड्स हैं। तो ये दुनिया का सिर्फ 3% एरिया कवर करते हैं, लेकिन दे आर द लार्जेस्ट नेचुरल टेरेस्ट्रियल कार्बन स्टोर। ज़मीन पे सबसे ज़्यादा कार्बन इन्हीं के अंदर होता है। ठीक है। और जब ये ड्रेन हो जाएंगे, मान लो यहाँ से पानी वानी निकल गया, सारा पानी सारा उड़ गया, आपने इनको कंजर्व नहीं किया, तो इसमें से इनके अंदर जो लकड़ी पार्शियली डिकम्पोज हुई है वो एक्सपोज हो जाएगी और सारा कार्बन धीरे धीरे बाहर निकल जाएगा। सो दे में रिलीज ग्रीन हाउस गैसेस। 2016 में ग्लोबल पीटलैंड्स इनिशिएटिव लॉन्च हुआ था। ये जो UNFCCC का COP22 हुआ था वहीं पे। 2018 में ब्राज़ीलिया डिक्लेरेशन ऑन पीटलैंड साइन किया था। किसने? कॉन्गो और इंडोनेशिया ने। कॉन्गो और इंडोनेशिया अलग अलग जगह पे हैं। कॉन्गो तो अफ्रीका में है, कॉन्गो तो यहाँ पे है, और इंडोनेशिया यहाँ पे है। तो इन्होंने क्यों साइन किया था? क्योंकि कॉन्गो में ट्रॉपिकल रीजन का सबसे बड़ा पीटलैंड है और उसको कंजर्व करने का एक्सपर्टीज़ इंडोनेशिया के पास है। तो इंडोनेशिया और कॉन्गो मिलके कॉन्गो के पीटलैंड्स को बर्बाद होने से बचाएंगे ताकि वो बर्बाद ना हो एंड यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह ना निकले। ये है ब्राज़ीलिया डिक्लेरेशन ऑन पीटलैंड्स। 2019 में यूनेप की असेंबली ने ग्लोबल रेजोल्यूशन ऑन पीटलैंड्स पास किया था। दो वेटलैंड्स जो काफ़ी न्यूज़ में रहते हैं, एक है लोनर लेक। ये दुनिया का सबसे बड़ा क्रेटर है बेसाल्टिक रॉक में। ठीक है, यहाँ पे बेसाल्टिक रॉक था, उसमें एक मीटेओराइट आके गिरा था तो उससे क्रेटर बना था। रिसेंटली ये काफ़ी पिंक हो गया था इसमें पानी, क्योंकि हेलो आर्के नाम का एक आर्किया था जिसमें काफ़ी ज़्यादा उसकी क्वांटिटी बढ़ गई थी, तो ये काफ़ी पिंक पिंक लग रहा था। इट इज़ अ नेशनल जियोलॉजिकल हेरिटेज माउंटेन। इंडिया में 34 नेशनल जियोलॉजिकल हेरिटेज माउंटेन्स हैं जिनको जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया अनाउंस करता है। लोनर लेक कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। मणिपुर में है लोकटक लेक। लोकटक लेक में क्या है? ऐसे फुमदीज हैं, ऐसे छोटे छोटे आइलैंड्स हैं, पार्शियली डिकम्पोज्ड वेजिटेशन होती है, इसमें फ्लोट करती रहती हैं। जो कीबुल लामजौ नेशनल पार्क है ना, वो दुनिया का अकेला नेशनल पार्क है जो तैर रहा है पानी पे। ठीक है, तो इस लेक में बहुत सारी फुमदीज ऐसे फ्लोट कर रही हैं, आइलैंड्स फ्लोट कर रहे हैं, एंड उनमें से एक काफ़ी बड़ा आइलैंड है, उसके ऊपर बना हुआ है कीबुल लामजाओ नेशनल पार्क। लाइकेंस क्या होते हैं?
जैसे 2014 में यूपीएससी ने पूछा, लाइकेंस कुछ नहीं होते, ये एल्गी और फंगई का सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है। फंगी एल्गी को मिनरल्स वगैरह देता है, मिनरल और पानी, और एल्गी बदले में फंगी को खाना बना के देते हैं। ठीक है, तो लाइकेंस कोई प्लांट्स नहीं होते। जो आपको दिख रहा है ना इस फोटो में कि एक लकड़ी है, लकड़ी के ऊपर एक ग्रीन ग्रीन जमा हुआ है, ये लाइकेंस है, लेकिन ये प्लांट नहीं है। दीज आर सिम्बायोटिक रिलेशन, यानी कि ये कुछ नहीं है एंगी। ये इस फोटो में आपको देखो, ये फोटो में ये प्लांट नहीं है, ये क्या है, ये एल्गी और फंगी है। एल्गी और फंगी यहाँ पे जमे हुए हैं, एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं। ठीक, ये कहाँ बन सकते हैं, ये कहाँ पे अपना ये सिम्बायोटिक रिलेशन बनाते हैं, कहीं पे भी, पत्थर पे बना देंगे, जैसे पत्थर पे बन जाता है ये। ठीक है, किसी प्लांट पे बन जाता है, किसी कोई लकड़ी है पेड़ पे बन जाता है। ऐसे केस में दे एक्ट लाइक एपीफाइट। एपीफाइट क्या होते हैं, जैसे ये एपीफाइट है, ये लिकन नहीं है, ये लाइकेंस नहीं है, ये प्रॉपर एपीफाइट है। जैसे कोई पेड़ है, पेड़ के ऊपर उसकी अपनी टहनियाँ निकलती हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है, कोई एक्सटर्नल पौधा आके यहाँ पे चिपक जाएगा और यहीं पे अटक जाएगा। अब वो पेड़ को परेशान नहीं करेगा, ऐसे नहीं कि पेड़ में से एनर्जी ले रहा है, वो अपनी एनर्जी पानी वगैरह सब एटमॉस्फेयर से लेता रहेगा, लेकिन एक फिजिकल सपोर्ट के लिए पेड़ से चिपका हुआ है। ये होते हैं एपीफाइट्स। तो ऐसे लाइकन्स होते हैं, लाइकन कभी पत्थर पे लग जाते हैं, कभी किसी ट्री पे लग जाते हैं। ठीक है, ये बहुत धीरे धीरे ग्रो करते हैं, कई हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स तक जिंदा रह सकते हैं इस तरह से। ये दे आर बायो इंडिकेटर ऑफ एयर क्वालिटी। जैसे शहरों में आपको ये चीज़ बहुत कम दिखती है, शहरों में पार्क में पत्थर पे ये चीज़ बड़ी कम दिखेगी आपको। क्यों? क्योंकि शहरों में सल्फर डाइऑक्साइड का पोल्यूशन होता है, जिसमें ये लोग नहीं उगते हैं, लाइकेंस वगैरह नहीं उगते हैं। इंडिया का पहला लाइकेन पार्क उत्तराखंड में बनाया जा रहा है। तो ये एनवायरनमेंट की 3rd क्लास है। पहली क्लास हमने पढ़ ली थी, दूसरी पढ़ चुके, ये तीसरी क्लास यूट्यूब पे चल रही है। यहाँ पे हमने डिस्कस करें पेज नंबर 24, 25, 26, 27। बाकी के इस क्लास में जो पेजेस हैं 28 से लेकर 36 तक, वो आप खुद पढ़ सकते हो। ये वेबसाइट है allinclusiveias.com/prelims2021। इसको खोलो, या मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया हुआ है। ठीक है, तो वहाँ पे जाके PDF डाउनलोड करो, बाकी के पेजेस आप खुद पढ़ सकते हो। अगर आपको ये PDF बिल्कुल फ्री है, ठीक है, अगर आपको इन बाकी के पेजेस की भी एक्सप्लेनेशन समझनी है तो उसके लिए आपको हमारा पेड कोर्स ज्वाइन करना पड़ेगा। तो पेड कोर्स क्या है, जैसे हर क्लास में कुछ पेजेस तो हम यूट्यूब पे फ्री में डाल देते हैं। ठीक है, ये पेजेस तो यूट्यूब पे फ्री में हमने समझा दिए, बाकी के पेजेस की एक्सप्लेनेशन वो हमारे पेड कोर्स का पार्ट होती हैं। PDF, टोटल PDF A to Z टोटल PDF तो सबके लिए फ्री है, बात सिर्फ एक्सप्लेनेशन वीडियो की हो रही है। तो ये जो पेड कोर्स का जो पार्ट है, यहाँ पे हम हर PDF का थोड़ा पोर्शन एक्सप्लेन करते हैं, वो आपको कैसे परचेज करना है। जैसे एनवायरनमेंट है, एनवायरनमेंट का थोड़ा पोर्शन हर क्लास का यूट्यूब पे आ गया, एंड बाकी का पोर्शन पेड पार्ट का है। इस पेड पार्ट के लिए आपको हिंदी वीडियो के लिए 200 रुपये पे करने हैं। जब आप 200 रुपये पे करोगे तो एनवायरनमेंट के प्रीलिम्स 2021 के जो भी करंट अफेयर्स हम देंगे वो सारे इसमें कवर हो जाएंगे। ठीक है, वो जो भी क्लासेस आएंगी उनका सारा पेड पोर्शन 200 रुपीज़ में यू विल गेट इट। पेमेंट कैसे करनी है, वेबसाइट पे जाओ allinclusiveias.com/paid-courses, वहाँ पे सारी डिटेल्स दी हैं। जैसे अगर आप एंड्रॉयड मोबाइल पे देखना चाहते हो, ठीक है, पहले आप चूज़ करो कि आपको वीडियो देखनी कहाँ पे है। अगर आपको अपनी वीडियोस एंड्रॉयड मोबाइल पे देखनी है तो गूगल का प्ले स्टोर खोलो, जैसे कोई ऐप इंस्टॉल करते हैं तो प्ले स्टोर खोलो, वहाँ पे टाइप करो ऑल इंक्लूसिव IAS। ऑल इंक्लूसिव IAS नाम की एक मोबाइल ऐप मिलेगी आपको, उसको इंस्टॉल करो। अगर आप आईफोन यूज़ करते हो, आईफोन या आईपैड, तो क्लास प्लस नाम की ऐप होगी ऐप स्टोर पे, उसको डाउनलोड करो। ऑर्गेनाइजेशन कोड मांगेगा, डालो MXLDF। दोनों ही तरीके से जब आपकी ऐप खुल जाएगी अपने आप को रजिस्टर करो। उसके बाद वहाँ पे ऐप में नीचे स्टोर का ऑप्शन होगा, स्टोर को खोलो, अपना कोर्स चूज़ करो, पेमेंट करो। पेमेंट करने के बाद फिर से स्टोर को खोलो, वहाँ पे आपका कोर्स चालू हो जाएगा। अगर आप लैपटॉप पे देखना चाहते हो तो लैपटॉप के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, उस पर क्लिक करो, पेमेंट करो, फिर आप लैपटॉप में देख सकते हो। ऐसा नहीं होगा कि आप लैपटॉप के मोड पे आप पेमेंट करो एंड फिर कहो कि सर हमें मोबाइल पे देखना है, या पेमेंट कर दो मोबाइल ऐप पे एंड फिर कहो सर मुझे वीडियो लैपटॉप पे देखनी है। तो ऐसा नहीं होगा, आप एक मोड चूज करो। अगली वीडियो जब आएगी उसके आपको नोटिफिकेशन चाहिए तो हमारे चैनल को, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो एंड बेल आइकन पे
क्लिक करो।